नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। बिहार चुनाव में अब महज कुछ दिन ही बाकी हैं। बिहार की सियासी हलचल तेज हो गई है। एक और एनडीए शुरुआत से ही जो एकजुटता है वो दिखा रही है, चाहे वो कैंडिडेट्स को लेकर बात की जाए या फिर चुनाव प्रचार की बात की जाए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा भी बिहार में अब रैलियां कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में सीटों को लेकर जो पेच फंसा हुआ था वो अभी भी जारी है और साथ ही साथ सीएम के फेस को लेकर जो बातें हो रही थी उसका जो ऐलान है वो कर दिया गया। तेजस्वी यादव को सीएम फेस बताया गया है और वहीं डिप्टी सीएम के फेस को भी उसका भी ऐलान कर दिया गया है। बावजूद इसके अभी भी महागठबंधन की जो रार है वो कई चीजों को लेकर बनी हुई है। किस तरह से उसका निपटारा होगा, क्योंकि अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। तमाम इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। बिहार के क्या समीकरण बन रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव से पहले क्या कुछ जो वहां का समीकरण है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार अब धुआंधार हो चुका है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं। तमाम दिग्गज नेताओं ने बिहार चुनाव के लिए प्रचार शुरू कर दिया है। इस चुनावी समर में एनडीए के पक्ष में माहौल करने के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं की एंट्री भी हो चुकी है। शुक्रवार को पीएम मोदी ने मिशन बिहार की शुरुआत कर दी। पीएम की 2 रैलियां समस्तीपुर और बेगूसराय में हुई, लिहाजा बिहार में मुद्दों की बौछार हुई और सियासत का मीटर हाई हो गया। क्योंकि पीएम मोदी का ये फलसफा रहा है कि पीएम मोदी कभी भी किसी और की सियासी पिच पर बैटिंग नहीं करते। पीएम अपनी सियासी पिच खुद तैयार करते हैं और जैसे ही बल्ला लेकर सियासी मैदान में उतरते हैं तो विरोधियों को चारों खाने चित कर देते हैं। सबके साथ जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाए, जिसके पास मोबाइल है। पीएम मोदी जब शुक्रवार को बिहार में चुनावी शंखनाद करने पहुंचे तो पीएम सबसे पहले समस्तीपुर में कर्पूरी ग्राम पहुंचे, जहां से पीएम ने बिहार चुनाव के लिए प्रचार प्रसार अभियान की शुरुआत की। सामाजिक न्याय के दिखाए कर्पूरी बाबू के रास्ते को भाजपा एनडीए ने सुशासन का आधार बनाया है। हमने गरीबों, दलितों, महादलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हितों को प्राथमिकता दी है। ये हमारी सरकार है जितने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। भाजपा एनडीए ने ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को भी 10 साल के लिए और आगे बढ़ाया। दरअसल पीएम मोदी का बिहार चुनाव में प्रचार अभियान की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर के गांव से करने के पीछे राजनीतिक रणनीति और प्रतीकात्मक महत्व जुड़ा है। 1 साल पहले ही मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा था, जो अपने आप में ही एक क्रांतिकारी फैसला था और इस फैसले ने बिहार की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर गहरा असर डाला। ये बात जग जाहिर है। इससे अति पिछड़ा वर्ग में मोदी सरकार की पैठ मजबूत हुई और लालू यादव समेत कांग्रेस की राजनीति बैकफुट पर चली गई। अब 1 साल बाद फिर से पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि पहुंचकर इन्हीं यादों को ताजा कर दिया है। अब इसके पीछे का सियासी कारण क्या है, ये समझना भी जरूरी हो जाता है। बिहार में अति पिछड़ा आबादी ईबीसी 36% से ज्यादा है, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी 27% है। इन दोनों को मिलाकर पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी का 63% है। विपक्ष ने भी अति पिछड़े वर्ग को ही लुभाने के लिए इसी 7 सितंबर में पटना उद्घोषणा के नाम से कई वादे किए थे। लिहाजा पीएम मोदी की इस रैली को विपक्ष के वादों के काउंटर के तौर पर देखा जा रहा है।
बिहार में अति पिछड़ा आबादी को साधने के लिए पीएम मोदी का ये सियासी दांव विपक्षियों की सियासी गणित को बिगाड़ सकता है, क्योंकि महागठबंधन ने अति पिछड़े वर्ग के लिए कई वादों के साथ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाकर अति पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए जो सियासी बिसात बिछाई थी, पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के गांव से चुनाव प्रचार शुरू करके विपक्षियों की उस सियासी की घेराबंदी कर दी। ये हमारी सरकार है जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। भाजपा एनडीए ने ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को भी 10 साल के लिए और आगे बढ़ाया। डॉक्टर की पढ़ाई के लिए जो अखिल भारतीय कोटा होता है, उसमें पहले पिछड़ों को, गरीबों को आरक्षण नहीं था। ये संविधान लेकर के जो गुमराह करते हैं ना, तब ये लाभ, ये हक नहीं मिलता था। दरअसल बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा वर्ग की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। माना जा रहा है जिस दल को इनका समर्थन मिलता है, सरकार अक्सर उसी की बनती है। जननायक कर्पूरी ठाकुर इसी वर्ग से थे, 2 बार मुख्यमंत्री भी बने और दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। लिहाजा पीएम मोदी की समस्तीपुर की रैली से ये भी संदेश गया कि जिन कर्पूरी ठाकुर को कांग्रेस अपमानित करती है, आज लालू की लालटेन उसी कांग्रेस के साथ खड़ी है। आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं। जो जमानत पे हैं, वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। इसके पहले भी पीएम मोदी समस्तीपुर में 2 जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं और एक बार फिर से जब पीएम ने बिहार में प्रचार की शुरुआत की तो समस्तीपुर जिले को ही चुना है, जो दिखाता है कि इस बार बीजेपी समस्तीपुर को लेकर किसी अहम रणनीति पर काम कर रही है। वैसे जब सियासी गणित की बात होती है तो समस्तीपुर की 5 विधानसभा सीटों के साथ बेगूसराय जिले की 5 प्रमुख सीमावर्ती सीटें जिन्हें अहम माना जाता है, उनको एक साथ जोड़कर देखा जाता है। और यहाँ पर पिछले चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन 50-50 रहा था। अब पीएम मोदी की कोशिश मिथिलांचल के इस क्षेत्र को मजबूत करना है। समस्तीपुर और बेगूसराय जिले की प्रमुख 10 सीटों में से एनडीए को पिछले चुनाव में 5 सीटों पर जीत मिली थी और 5 सीटें महागठबंधन के खाते में चली गई थीं। एनडीए की ओर से इन 10 सीटों में 7 सीटों पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा था, जबकि 3 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। लेकिन जेडीयू को महज 3 तो बीजेपी को 2 सीटों पर जीत हासिल हो सकी थी, जबकि महागठबंधन की ओर से आरजेडी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। 1 सीट सीपीआई-एम के खाते में गई थी। इन 10 सीटों में से 6 सीटों पर नजदीकी मुकाबला रहा था। सरायरंजन और समस्तीपुर की सीट छोड़ दी जाए तो अन्य 4 सीटों पर हार जीत का अंतर 16,000 से कम वोटों का रहा था, जबकि सरायरंजन और समस्तीपुर पर हार जीत का अंतर 5,000 से भी कम वोटों का रहा था। शुक्रवार को पीएम ने पहले समस्तीपुर और फिर बेगूसराय में 2 बैक टू बैक रैलियां की, जहां समस्तीपुर से पीएम मोदी ने अति पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश तो समस्तीपुर से महज 50 किलोमीटर दूर बेगूसराय की धरती पर पीएम मोदी ने
दूसरी जनसभा क्यों की? इसके क्या है सियासी मायने, ये भी जानिए। बेगूसराय छठ गीतों की रानी के नाम से विख्यात शारदा सिन्हा का ससुराल है। शारदा सिन्हा के निधन के समय भी पीएम मोदी ने गहरी संवेदना प्रकट की थी। अब छठ पर्व से ठीक पहले बेगूसराय में पीएम की मौजूदगी राजनीतिक रूप से काफी संकेत देती है। इसके अलावा बेगूसराय की धरती पर पीएम मोदी की दूसरी जनसभा होने के पीछे कई और सियासी गठजोड़ भी हैं। बेगूसराय में पहले फेज यानी 6 नवंबर को वोटिंग होनी है। बेगूसराय यूपी की सीमा से सटा हुआ बिहार का जिला है, जहां भूमिहार वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता है और भूमिहार समुदाय बीजेपी का कोर वोटर भी माना जाता है। लिहाजा जिस बेगूसराय लोकसभा सीट से बीजेपी के मौजूदा दौर में हिंदुत्व के ध्वजवाहकों में से एक गिरिराज सिंह सांसद हैं, उस बेगूसराय लोकसभा सीट के तहत 7 विधानसभा सीटें आती हैं। बीजेपी ऐसे में सभी 7 सीटों को साधने की कोशिश में है। पीएम मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों के दौरान न सिर्फ जनता से कनेक्ट करने की कोशिश की, बल्कि पीएम ने महागठबंधन पर जमकर प्रहार भी किया। पीएम ने महागठबंधन को लठबंधन करार दिया। आपकी घोषणा हुई है, तब से हम एक चीज साफ साफ देख रहे हैं। एक तरफ एनडीए है, नीतीश जी, मांझी जी, उपेंद्र जी, चिराग पासवान जी, ये सूझबूझ से भरा हुआ नेतृत्व। वहीं दूसरी तरफ लाठियां भाज रहा महागठबंधन है। लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोले, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। टेढ़ी बीते 2 दशक में कोई चुनाव नहीं जीती, लेकिन अपने अहंकार में अटकी हुई है। इसी अहंकार में इन्होंने जेएमएम को झटक दिया। कांग्रेस 35 साल से बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनी हुई है। इस बार आरजेडी ने उसको फिर पटक दिया। इन लोगों ने वीआईपी को भी भटका दिया। जो लेफ्ट के दल है उनको लटका दिया। यही नहीं, पीएम ने अपने ही अंदाज में समस्तीपुर की धरती से लालू की लालटेन पर कुछ ऐसा तंज कसा कि मानो मोबाइल के उजाले वाले जमाने में लालटेन की जरूरत ही क्या है। पीएम ने जनता से मोबाइल की लाइट जलवाकर पूछा, क्या अब लालटेन की जरूरत है? जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? पीएम मोदी के ऐसे तंज सियासी मंच से आम जनता को खूब भाते भी हैं और लुभाते भी हैं। पीएम की 2 रैलियों के बाद बिहार में कुछ ऐसा सियासी माहौल सेट हुआ कि बिहार की सियासी गलियों में सिर्फ पीएम के शब्द थे और विपक्षियों का उन्हीं पर काउंटर था। लेकिन पीएम मोदी की इन चुनावी जनसभाओं में कितना जनसैलाब उमड़ा था, इस बात को खुद जीतन राम मांझी ने बताया। पर्व के मजे नए रखे हम लोगों के समझ में आ रहा था कि भीड़ कम होगी। वहाँ लाखों की भीड़ थी।
इस बात को खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम आभारी हैं समस्तीपुर के लोगों को और बिहार के लोगों का कि इधर दिवाली का पर्व, इधर छठ का पर्व, उसके बावजूद भी सुनने के लिए आए हैं, एनडीए के कार्यक्रमों को समझने के लिए आए हैं। नेतृत्व में विश्वास है और इसीलिए उनका एक प्रचंड विश्वास होके गया है कि आज बेगूसराय में भाषण दे रहे होंगे। यहाँ बिहार में आज जो 2025 का चुनाव होने वाला है 6 और 11 को काफ़ी बहुमत से यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी। दरअसल समस्तीपुर के बाद बेगूसराय में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों से मिथिलांचल और मध्य बिहार की करीब 25 से 30 सीटों पर सियासत बढ़ गई है। अब जब पीएम मोदी दोबारा इस महीने के अंत में फिर से बिहार पहुंचेंगे तो वो कई जनसभाएं करेंगे और जनता के बीच एनडीए के कामों को लेकर जाएंगे। प्रधानमंत्री जी 30 अक्टूबर को ठीक छठ के बाद फिर से बिहार आ रहे हैं और उनका कार्यक्रम मोतीपुर मुजफ्फरपुर में सबसे पहले 10 बजे दिन में है और मुजफ्फरपुर के बाद फिर 1 बजे छपरा में कार्यक्रम है और 2 जगह कार्यक्रम के बाद फिर उनका कार्यक्रम जो है लगातार नवंबर माह में लगेगा। एक तरफ बीजेपी के सबसे बड़े नेता पीएम मोदी मिथिलांचल और मध्य बिहार में महागठबंधन पर जमकर बरस रहे थे, तो दूसरी ओर शुक्रवार को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी विरोधियों पर जमकर बरस रहे थे। बक्सर और सिवान की धरती से अमित शाह ने लालू के जंगल राज पर जमकर निशाना साधा। हाल तक ये लालू राबड़ी के जंगल राज को ये सिवान की भूमि ने सहा है। शहाबुद्दीन का पूरा खौफ, अत्याचार, हत्याएं, ये सारा सिवान ने सहा है। भूमि लहलुहान हो गए मगर सिवान वालों ने झुकने का नाम नहीं दिया। लालू रबड़ी राज को समाप्त कल तक एक कैटेगरी हिस्ट्री सीटर शहाबुद्दीन 75 केस, 2 कारावास, ट्रिपल मर्डर, एसपीएस सिंगल पर हमला, चंद्रशेखर और 2 साथियों का हत्या। इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाए किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। जहां एक तरफ एनडीए के तमाम नेता बिहार के सियासी रण में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के नेता भी चुनाव में अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। बराबर के बदलाव के मूड में सरकार से यहाँ अफसरशाही चमकता है, यहाँ घूसखोरी चल रहा है, अपराध चल रहा है, गरीब बिहार को जिन लोगों ने महंगाई जो है आसमान तक पहुँचा दिया है, उन्होंने एक कारखाना सुई का भी नहीं लगाया है, उनको बिहार की जनता को धूल चटाने का काम करेंगे। वह माहौल है एकदम महागठबंधन के पक्ष में, लोग जो है परिवर्तन करेंगे महागठबंधन। फिलहाल बिहार में 6 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होनी है। अब जब पहले चरण के मतदान में 2 हफ्ते से कम का समय बचा है, तो राजनीतिक वार पलटवार का दौर अब और मुखर होता जा रहा है। एनडीए की तरफ से महागठबंधन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से एनडीए पर भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं। इन सब के बीच अब चिराग पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री को लेकर महागठबंधन पर निशाना साधा है। चिराग पासवान ने अपनी ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हुए मुस्लिम मुख्यमंत्री को लेकर आरजेडी पर तंज कसा। चिराग पासवान ने लिखा, 2005 में आरजेडी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं थी और आज भी वो तैयार नहीं है। 2005 में मेरे नेता मेरे पिता रामविलास पासवान ने मुस्लिम सीएम बनने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी।
तभी आपने आरजेडी उनका साथ नहीं दिया था। दरअसल बिहार की राजनीति में मुस्लिम सीएम को लेकर महागठबंधन पर तब से सवाल उठ रहे हैं जब से महागठबंधन की तरफ से चंद दिन ही पहले जब सीट शेयरिंग और सीएम पद के चेहरे की घोषणा की गई थी। उसके बाद से ही ये सवाल उठने लगे कि जब राज्य में करीब 14% की आबादी वाले को सीएम पद देने की बात कही जा रही है, वहीं लगभग 2.5% वाले निषाद समाज को डिप्टी सीएम देने की बात कही जा रही है, तो करीब 18% वाले अल्पसंख्यक समाज को लेकर महागठबंधन की तरफ से कोई ठोस प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी गई? ये मान लिया है कि मुस्लिम समाज को सिर्फ वो डरा कर वोट लेंगे, उनकी कोई अहमियत नहीं है। टिकट में भी मुस्लिम समाज के साथ अनदेखी महागठबंधन ने की और जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया उसमें भी अल्पसंख्यक समाज अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। ये लोग तो माई समीकरण की बात करते हैं, कहाँ गया माई समीकरण? अब तो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव खुद अपने नाम का ऐलान कर बैठे और उसके बाद पूरे उनके वोट बैंक में बहुत ज़बरदस्त निराशा है। अब इस चुनाव में जो उनका वोट बैंक है वो उनको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर हम लोग चुनाव के मैदान में हैं। नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास किया है। हम लोगों ने कोई भी योजना चलाई है उसमें कोई भेदभाव नहीं किया है, सबको एक नज़र एक निगाह से देखने का काम किया। चिराग पासवान के साथ साथ बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन भी महागठबंधन की नियत पर ये सवाल उठा रहे हैं। उधर इन दोनों के साथ कदम ताल मिलाकर बिहार चुनाव में वाइल्ड कार्ड एंट्री मारने वाले असुद्दीन ओवैसी भी सवाल कर रहे हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। बिहार में यादव समाज की आबादी करीब 13% है और महागठबंधन ने यादव समाज से आने वाले तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित किया है। वहीं मुकेश सहनी, जिनको डिप्टी सीएम घोषित किया गया है, वो साहनी समाज से आते हैं, जिनकी आबादी लगभग 2% है। लेकिन बिहार में 18% मुस्लिम आबादी के बावजूद मुसलमानों को सत्ता की भागीदारी से अब तक वंचित रखा गया है। बिहार के 18% मुस्लिम वोटरों में ज्यादातर वोटर राजद के ही माने जाते हैं, लेकिन सियासी भागीदारी ना मिलने की वजह से कई मुस्लिम भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। AIMIM नेता असीम वकार ने तेजस्वी यादव पर करारा तंज कसा है। बिहार में 13% वाले यादव जी 4% वालों से कह रहे हैं कि तुम हमको वोट दो, हमें मुख्यमंत्री बनाओ, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। 2% वालों से भी कह रहे हैं कि हमको वोट दो, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। 6% वालों से भी कह रहे हैं कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। और वही 13% वाले यादव जी 18% मुसलमानों से कह रहे हैं कि तुम हमको वोट दो, हम तुमको बीजेपी से बचा लेंगे। यादव जी, अब आप हमें ना बचाइए, दरअसल अब हम आपको बचाएंगे। और अगर आपको खुद बचना है और मुख्यमंत्री बनना है तो आपको 18% मुसलमानों को डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा। हम मुसलमानों को अकल आ गई है। हालांकि इस तरह के तमाम विरोध के बावजूद भी राजद मुसलमान वोटरों को लेकर अस्वस्थ है। राजद को लगता है कि मुसलमान वोटर कहीं नहीं जाने वाला है। शायद यही वजह है कि महागठबंधन ने मुस्लिम चेहरे को डिप्टी का उम्मीदवार ना बनाकर वजह महज 2% की भागीदारी वाले सहनी समाज के चेहरे को उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है। फिलहाल महागठबंधन पर उठ रहे इन सियासी सवालों ने बिहार में एक नई सियासी जंग छेड़ दी है। ऐसे में देखना होगा कि महागठबंधन इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देता है। मुस्लिम चेहरे को वरीयत न देने पर आरजेडी और कांग्रेस के जवाब का तो इंतजार रहेगा, लेकिन इस बीच जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो लालू परिवार की अंतर्कलह अब और ज्यादा खुलकर सामने आने लगी है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप के हालिया बयान ने लालू की सियासत पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। नहीं, हम मरना कबूल करेंगे, लेकिन उस पार्टी में दोबारा नहीं जाएंगे। हमारी अपनी पार्टी है, जनशक्ति जनता दल, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। पोस्ट और लोभ और लालच कुर्सी के बैठने के हम लालची आदमी नहीं हैं।
हमारे अंदर कोई लालच नहीं है। जिसको अपना लालचीपन दिखाना हो वो मुख्यमंत्री बने, जिसको अपना लालचीपन दिखाना हो वो मंत्री बने। तो ये हम लोभी और लालची व्यक्ति नहीं हैं। तेज प्रताप की तेजस्वी के प्रति मुखरता पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। शनिवार को राजद की ओर से जारी एक पोस्टर में जब तेजस्वी यादव को बिहार का नायक करार दिया गया तो तेज प्रताप ने तेजस्वी को आईना दिखाते हुए नसीहत भी दे डाली। तेज प्रताप के साथ साथ बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सुरीले अंदाज में चुटकी लेते हुए तेजस्वी पर निशाना साधा है, तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सवालों का पिटारा खोलते हुए तेजस्वी यादव की आय का स्रोत पूछ लिया। अरे जिसका परिवार खलनायक हो, जिसके लालू प्रसाद जी बिहार के गब्बर सिंह हो और जिस व्यक्ति ने बिहार को लूटने का काम किया है, बिहार के लालू जी सत्ता में थे तो बेजुबान जानवरों के चारा खा गए, अलकतरा को पी गए और तेजस्वी यादव से पूरा बिहार का नौजवान जानना चाहता है कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति बनने का राज बताओ। नायक नहीं खलनायक हैं ये खलनायक हैं। अब कल लगाएंगे, अभी जन हटाए हैं, नायक पर आए हैं, कल खल लगा देंगे, तब फिर एक नया गाना आपको सुनाऊंगा। जननायक अभी हम नहीं बता सकते ना। जननायक तो लोहिया जी हैं, कर्पूरी जी हैं, लालू जी हैं, बड़े बड़े लीडर लोग जननायक हैं। तेजस्वी जी जननायक नहीं हो सकते हैं क्योंकि तेजस्वी जी अपने बलबूते नहीं हैं, वो हमारे पिता के बलबूते हैं। जब वो अपने बलबूते आएंगे तो सबसे पहले जननायक हम ही बोलेंगे। एक तरफ बिहार चुनाव के समय लालू परिवार आपस में भिड़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी द्वारा जारी किए गए नए पोस्टर पर भी जमकर सियासी बवाल मचा हुआ है। लेकिन इन सबके बीच एनडीए भ्रष्टाचार के तीर से आरजेडी के दांव पर लगातार हमलावर है। 40 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने बिहार में राज किया है। लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया है। लालू जी का 15 साल का शासन रहा है, बिहार की जनता जानती है। आज यदि एनडीए ने बिहार को संवारा है, समृद्ध बनाया, आर्थिक रूप से खड़ा किया है, इंडस्ट्री का 23% जीडीपी में रोल हो, ये अपने आप में अनोखा है कि बिहार अब बढ़ चला और बढ़ चला तो एनडीए की सरकार यदि आगे भी खड़ी रहती है तो बिहार की समृद्धि और आगे बढ़ेगी। 20 महीने में वह कर दिखाएंगे लेकिन करेंगे क्या? विकास नहीं करवाएंगे, अपहरण करवाएंगे, डकैती करवाएंगे, गरीबों का जमीन हड़पवाएंगे, दुकान लुटवाएंगे, मछुआरों का जलकर लुटवाएंगे और यह काम करेंगे, अपहरण का उद्योग धंधा लगवाएंगे। इसलिए जो काम एनडीए सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में 20 साल में बिहार में वह तो करेंगे ही नहीं। उनके सोच में विकास है ही नहीं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे। मतगणना 14 नवंबर को है। इस चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, जबकि कई और दल भी सियासी मैदान में जोर आजमाइश कर रहे हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव, महुआ से तेज प्रताप, तारापुर से सम्राट चौधरी और लखीसराय से विजय सिन्हा जैसे दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं अलीनगर में लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी चुनाव लड़ रही हैं, जिससे बिहार का सियासी रण काफी रोमांचक हो गया है। तो बिहार चुनाव से पहले एक और एनडीए और दूसरी ओर महागठबंधन दोनों ही अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अब आने वाला समय ही बताएगा कि बिहार की जनता किस पर अपनी मोहर लगाती है और किसको चुनकर बिहार की सरकार बनाने का मौका देती है। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।